देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर और उसमें हम लोग फिज़िकल स्टेट पर आए थे, जिसमें हमने फर्दर 3 क्लासिफिकेशन पढ़ाया था स्टेट्स ऑफ मैटर का एट रूम टेम्परेचर। मैंने कहा था रूम टेम्परेचर पर या तो कोई मैटर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। रूम टेम्परेचर को डिफ़ाइन किया था, कहा था 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 298 केल्विन आता है और फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो भी मैटर सॉलिड दिखा उसको सॉलिड कह दिया, जो लिक्विड दिखा उसको लिक्विड कह दिया, जो गैस दिखा उसको गैस कह दिया। यानी ये फिजिकल स्टेट थे रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ही ये ऑब्जर्व किया गया कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, जिसकी वजह से स्पेस बहुत कम होता है। उस स्पेस को हम इंटर पार्टिकल या इंटर एटॉमिक स्पेस कहते थे, अगर हम पार्टिकल को एटम कहें तो। इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर एटॉमिक स्पेस बिल्कुल मिनिमम होता है, और चूँकि बहुत ही रिजिड है तो इसका शेप और वॉल्यूम सब डिफिनिट होगा, फिक्स्ड होगा। क्लियर। फिर हम लोगों ने बात की थी मोमेंटम पर, स्पीड पर, स्पेस पर, ये सब का सब कम पाया गया सॉलिड के अंदर। यही हुआ था। लिक्विड को इंटरमीडिएट कहा था, जहाँ शेप तो चेंज होता रहेगा कंटेनर के हिसाब से, जिस कंटेनर में आप डालिए, लेकिन वॉल्यूम चूँकि फिक्स्ड होता है अमाउंट लिक्विड का। लिक्विड में कह सकते हैं इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी पाई जाती है। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी से मुराद गैस और सॉलिड के दरमियान वाली प्रॉपर्टी। फोर्स सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में बहुत ही कम। तो पार्टिकल का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा गैस में फ्रीली मूव करते हैं, रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का। ये सब डिफाइन हम लोग कर चुके थे। तो प्रॉपर्टी जो लास्ट मुझे याद आ रही है मैंने डिस्कस किया था, वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर किया था, और बोला था कि जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल पे कोई फ़र्क न पड़ने की वजह लिखेंगे अब, क्योंकि आप स्ट्रक्चर समझा करें। ये है हमारा एक एटम, ये है हमारा दूसरा एटम, ये है हमारा तीसरा एटम, ये है चौथा एटम, ये है स्ट्रक्चर हमारा एटमों का। तो इसमें अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई भी करें तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये अपना शेप बदलेगा नहीं। तो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से पोर बहुत छोटे दिखाई गए। मैंने बताया था तो डिफाइन किया था, ये एटम का न्यूक्लियस है। आगे के चैप्टरों में पढ़ना है एटम के बारे में, इसलिए वहाँ डिस्कस करेंगे। आप बस जाने कि ये एक पार्टिकल है, चाहे तो कह सकते हैं इस पार्टिकल को हम लोग एटम भी कहेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर या न्यूक्लियस। ये जो स्पेस दिख रहा है इन 3-4 जितने भी एटम हैं उनके बीच का ये स्पेस, दिस इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल या एटॉमिक स्पेस। तो प्रेशर का कोई असर नहीं होता। तो मैंने कहा कि सॉलिड क्या है, बोलिए, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर, बताया गया था। उसी में अगला पॉइंट लिख दीजिएगा, इनकम्प्रेसिबल को ही कहते हैं रिजिड। अपना शेप चेंज नहीं करेगा, जो शेप ना बदले, फिक्स्ड बाउंड्री होगा, उसको रिजिड कहेंगे, उसी को हार्ड कहेंगे। तो सॉलिड आर हार्ड एंड रिजिड, इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि सॉलिड हार्ड है और रिजिड है। अच्छा, लिक्विड की बात की जाए, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है।
सारा खेल वही है, एटम, न्यूक्लियस, पार्टिकल सब वही होंगे, लेकिन पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस आपको दिखाई देगा। ड्यू टू दिस स्पेस कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर फ्लो टेंडेंसी आ जाती है। फ्लो टेंडेंसी, जब आप किसी सॉलिड को कंटेनर में रखिएगा तो वो बहकर शेप नहीं एक्वायर करेगा कंटेनर का। जैसे मार्कर को कटोरे में रखा तो मार्कर फैल कर कटोरे के शेप का नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये हार्ड और रिजिड होता है, इसकी बाउंड्री फिक्स्ड होती है। लेकिन यहाँ फ्लो करने की टेंडेंसी है, तो वो बहेगा, लिक्विड को डालेंगे तो वो बहेगा और बहकर अपना शेप कंटेनर के शेप की तरह कर लेगा ड्यू टू दिस स्पेस। सेम फिनोमेना गैस के साथ भी है। गैस के अंदर जो है पार्टिकल्स के बीच में गैप और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में गैप दिखते हैं, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा हुआ करता है। तो इसके अंदर फ्लो की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा, वेरी हाई, वी स्टैंड फॉर वेरी हाई टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा। और ये फ्लो टेंडेंसी की वजह से ही शेप बदलते रहते हैं। शेप बदलने का मेन रीज़न है फ्लो टेंडेंसी, बहने की क्षमता, बहते हैं, रिजिड नहीं होता। और इसी वजह से प्रेशर का भी असर नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉइड्स या स्पेस आपको बहुत छोटे दिखाई देंगे। दूसरी बात, आप इसको दबाइएगा कितना भी, कहाँ जाएगा भाई, ये तो पहले से ही ऑलरेडी कह सकते हैं इस फॉर्म में है। अब दो चार फालतू बात सब दी हुई है, वो सुनिए क्या है। कह रहा है रबर को किस कैटेगरी में रखेंगे, और सॉलिड दिखता है तो सॉलिड ही है, और क्या। प्लास्टिक को किस कैटेगरी में रखेंगे, सॉलिड दिखता है सॉलिड है भाई। स्पंज का मतलब आप गद्दा समझे, जो गद्दे पर आप बैठते हैं और वो गद्दा दब जाता है, उसको आप स्पंज समझिए। तो स्पंज को किस कैटेगरी में रखेंगे, सॉलिड है यार, सॉलिड कैटेगरी में रखेंगे। तो कहता है भैया ये कहाँ हार्ड और रिजिड है। या स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग को किस कैटेगरी में रखेंगे, सॉलिड रखेंगे भाई, दिख रहा है सॉलिड है तो खत्म हो गई बात, सॉलिड रखेंगे। तो कहता है कि अगर ये सब सॉलिड है तो ये तो हार्ड और रिजिड नहीं है। हाँ, तो बहुत सारे सॉलिड हार्ड और रिजिड नहीं है भाई। हमने कब कहा कि हार्ड और रिजिड ही सारे सॉलिड होंगे। और हार्ड और रिजिड का मतलब ये आप समझिएगा कि आपसे दब ही नहीं रहा है। अरे आपसे नहीं दब रहा है, हो सकता है खली से दब जाए। हाँ, WWE वाला छोटा बच्चा से ना दब रहा है। तो दबने का मतलब ताकत है, और ताकत बदलती रहती है, कैपेसिटी बदलती रहती है पर्सन टू पर्सन। अभी बच्चा पैदा हुआ, उससे बोलो भाई दाब दो, वो नहीं दाब पाएगा प्लास्टिक को। आपसे हो सकता है ना दबे, कोई ताकतवर आदमी से दब जाए। जैसे वो कह रहा है बेवकूफ़ लड़का, मशीन से, हाँ तो मशीन से कुछ भी दब जाएगा, कुछ भी पिसा जाएगा। तो कुल मिलाकर मैंने कल आपको एक बात बताई थी, प्रेस करने का मतलब है फिज़िकल स्टेट में बदलाव लाना। प्रेशर का मेन मकसद फिज़िकल स्टेट में चेंजेस लाना। तो आप प्लास्टिक को दबाइए अपने हाथ से या मशीन से, या किसी मसाला को पीस डालिए, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा। लिक्विड के लिए हीट चाहिए। रूम टेम्परेचर पर कोई ये है, इसको मशीन से काट कूट के पीस पास के पाउडर फॉर्म बना सकते हैं, लिक्विड नहीं बना सकते। लिक्विड के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्ट करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजिड और हार्ड जो है वो फिज़िकल स्टेट को डिफ़ाइन कर रहा है। दूसरी चीज़, ऐसा लिखा हुआ किताब में इसलिए बता दे रहे हैं, वो ये कि ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है रबर का, प्लास्टिक का, स्पंजेस का, इसमें कहा जाता है कि ये अपना शेप बदल लेता है अगर हम कोई फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करें। आप गद्दे पर बैठ जाइए, गद्दा दब जाएगा, लेकिन जैसे ही आप हटिएगा वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने किया तो ये एटम ज़बरदस्ती
ज़बरदस्ती उस प्रेशर को झेल नहीं पाए इसलिए दब गए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा दे विल अगेन कम इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसका कहा नहीं गया कि भाई नहीं ये नहीं माना जाएगा कि हमने कुछ कर दिया। हमें तब मानना है जब आप परमानेंटली चेंज कर देंगे। समझ में आ रहा है? परमानेंटली चेंज कर देंगे, ऐसा लिखा हुआ किताब में। हालांकि बेकार बात है। बेकार बात क्यों है? रबर पे तो लग गया, प्लास्टिक पे तो लग गया, मान लेते हैं लग गया, लेकिन प्लास्टिक के बॉल को चिपकाया ना तो चिपके के रह गया। बोतल मेरे पास आता है कोल्ड ड्रिंक का, उसको कुछ इस तरह से दबा दिया ना, जब तक ठोक पीटेंगे नहीं वो वापस अपने शेप में नहीं आएगा। चलो छोड़ो, हटाओ। गद्दा 3 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दब गया, अब आइए ना रहा ओरिजिनल पोजीशन पे। बहुत टाइम लग रहा है या शायद आ ही नहीं रहा, उसमें शेप दिख रहा है साफ साफ। अच्छा लगता है यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठते थे, बहुत देर तक बैठते थे, तो यहाँ पे दबा और बाकी उभरा हुआ है। तो ये बात उतनी अच्छी नहीं है जो लिख गई है किताब में कि भाई आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कीजिए और थोड़ी देर के बाद जब आप हट जाइए तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो कहेंगे प्रेशर का असर नहीं हुआ। प्रेशर का असर होता तो परमानेंटली चेंज हो जाता। मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं सॉलिड के जहां आप लगाइएगा और परमानेंटली चेंज हो जाएगा। कई बार स्प्रिंग खराब हो जाए, एक बार दब गई ना तो दबी गई, अब वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रही है। तो वो सब डिपेंड करता है कितने अमाउंट का आप फोर्स डाल रहे हैं और कितने देर तक डाल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं किताब में जो बात सब लिखी हुई है सब सही होगी जरूरी नहीं है। अकल पे रखकर सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पंजेस आर सॉलिड। मैंने भी कहा सॉलिड यार, बट वो रीजन जो दे रहा है, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, गलत दे रहा है। वो कह रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर लगाया ना, शेप बदल गया, ठीक है, फिर जैसे ही हटे ना वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। मैंने कहा हमेशा, हर बार, हर गद्दे के साथ ऐसा नहीं होगा। हर गद्दे के साथ हमेशा, हर बार ऐसा। एक गद्दे को 5 साल तक यूज करो, तुम गारंटी से बोल रहा हूं 5 साल के बाद वो उस पोजीशन पे नहीं आएगा जिस पोजीशन पे तुम खरीदे थे। तो शेप तो बदल गया भाई। समझ में आ रही बात? तो अब सुनो कायदे की बात। कायदे की बात तो पहले ही बोल चुके हैं कि फिजिकल स्टेट अगर बदल जाए तब कहेंगे प्रेशर का या एक्सटर्नल फोर्स का असर आया। प्रेशर को आप फोर्स समझ सकते हैं क्योंकि प्रेशर कहलाता है फोर्स बाई एरिया। पहली बात, अगर फ़र्क नहीं डालता है, फ़र्क मतलब फिजिकल स्टेट में चेंजेस अगर नहीं डालता है तो उस फोर्स का, उस प्रेशर का कोई रोल नहीं है। पहली बात कायदे की वो ये है। दूसरे कायदे की बात आप समझिए, जो आपको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड दिख रहा है वो सॉलिड है, अब उसमें कोई छेड़खानी नहीं। और तीसरी फंडामेंटल बात कि हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी को देखकर सॉलिड नहीं कह रहे। सिर्फ एक पर्टिकुलर की शेप बदल गया, अरे वॉल्यूम बदल गया, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को देखकर नहीं कि एक्सटर्नल प्रेशर लगाया ये सब चीज़ें हो गई। हम आगे भी बहुत सारी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। हम गद्दे को कभी नहीं देखा कि गद्दे को डाल दिया रूम में तो रूम कितना बड़ा हो गया हो फैल के। फ्लो की टेंडेंसी तो नहीं है ना, तो ना लिक्विड रहा ना गैस रहा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के बेस पर कि शेप बदल गया तो भाई अब नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि ये सॉलिड ही नहीं रहा। बहुत सारी प्रॉपर्टी है और सारी प्रॉपर्टी के बाद कंक्लूजन का पॉइंट है कि भैया इसमें ये है, ये है, ये है, ये, तो ये सॉलिड है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो चलो लिक्विड नहीं है। तो सिंगल प्रॉपर्टी कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अगर सिंगल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता सॉलिड की प्रॉपर्टी को तो फिर हमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चिपके रहते। समझ में आ रही बात? तो रबर फैलता, रूम कितना बड़ा अपने आप नहीं हुआ। खींचतान की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की बात, क्योंकि मुझे मालूम है लिक्विड पे प्रेशर लगता है, गैस पे प्रेशर लगता है। और कल बताया था जब तक प्रेशर नहीं बोलेगा एक्सटर्नल मानिएगा, लेकिन इंटरनल भी होता होगा, इंटरनल प्रेशर्स भी होते होंगे जो फैलाते होंगे। तो पानी को इंटरनल प्रेशर दूर दूर भेज देता है जिससे पानी कंटेनर के शेप का हो जाता है, बहने की टेंडेंसी, फ्लो की टेंडेंसी।
तो जिसके अंदर फ्लो की टेंडेंसी होगा वो या तो लिक्विड या गैस, जिसके अंदर फ्लो की टेंडेंसी नहीं वो, समझ में आया, रिजिड और हार्ड है। चल, फ्लो की टेंडेंसी का एक नाम है, मालूम है? फ्लो, कोई भी चीज़ अगर फ्लो करती है, बहती है या बहने की टेंडेंसी है, तो इसका एक बाकायदा टर्मिनोलॉजी है। उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं? 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 क्या कहते हैं? फ्लाई, फ्लू, फ्लूइड, तो लिक्विड को कहें हैं ढकलोल, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। फ्लूइड इज अनदर नेम ऑफ लिक्विड, लिक्विड को फ्लूइड कहें। डिफ्यूजन, डिफ्यूज करना, डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन तो पढ़ाया गया होगा ना, पढ़ाया गया है? क्या पढ़ाया गया बोलिए? एक एक करके, एक एक करके, लो से हाई की तरफ, हाई से लो की तरफ, क्या है, क्या? हाँ 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 बोलो, एक मिनट फिर से बोलो। मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड, एक मिनट रुकना, पहले समझे भी तो दे, वही तो आई है। सॉलिड लिक्विड गैस पार्टिकल, कॉमा लगा लगा के है, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाँ, बोल, क्या बोल रही है? गलत बोल रही है, ये सही बोल रही है। सही बोल रही है। अच्छा, हाइयर कंसंट्रेशन क्या होता है? बड़ा खतरनाक वर्ड बोल दिए थे, ये तो हम पहली बार सुना आज, कंसंट्रेशन वर्ड। क्या होता है कंसंट्रेटेड? हमको लगता था बस पढ़ाई में लगता है कंसंट्रेशन, वही कंसंट्रेट होके पढ़ो, गाना चल भी रहा हो बाहर तो पता ना चला ये गाना भी चल रहा है। हाँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ कई बार। हम जब पढ़ते थे तो खो जाते थे, और हम चाहते हैं कि पढ़ाई उसी को कहते हैं। ये बकवास लोग आजकल चला गया है ट्रेंड, ये कान में लगाया हेडफोन बना रहे हैं मैथ, उसको कह रहे हैं पढ़ाई। हमको मालूम पढ़ाई नहीं हो रही है, वो पढ़ाई हो ही नहीं रही है। हम हबी हॉल में रहते थे, मुझे अच्छे से याद है, हम पढ़ते बहुत कम थे, ये इस बात को भी एडमिट कर रहे हैं। तो सुबह एग्ज़ाम होता था, रात में हम पढ़ते थे, क्योंकि बाकी दिन तो पढ़ाते थे। तो मेरे दोस्त आते थे तो कहते इमरान देखना कितना अच्छा गाना बन रहा, चूँकि हम टॉप फ्लोर पर रहते थे, खिड़की थी, खिड़की के बाद लोकल कॉलोनी थी, हबीब हॉल के बाद उधर पूरा लोकल इलाका है। तो लोग अपना घर में पार्टी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, गाना बज रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमें जब बहुत डिस्टर्ब होता था तो हम खिड़की बंद कर लेते थे, शीशे के आर पार आवाज़ नहीं आती थी, और कभी नहीं भी बंद करते थे। गर्मी का टाइम है, हवा आ रही, चल खोल दो यार। तो पढ़ने में इतना मशगूल हो जाते थे हम कि मेरे दोस्त आए कहते थे, वो बाहर से आते थे, उनको थोड़ी पता, वो गेट खोले बोले थे कितना अच्छा गाना बज रहा। तब मैं एक सेकंड सुनता था, अच्छा हाँ हाँ हाँ, कह रहे यार इतनी देर से गाना बजा तुमको पता नहीं चला। मैंने कहा लगा तो कुछ शोर शराबा हो रहा है, पढ़ने पे ध्यान देगा कि गाना के लिरिक्स पे, फिर तो हो गई पढ़ाई। तो हम खो जाते थे पढ़ाई में। और रियल पढ़ाई वही है कि आपको आस पास पड़ोस की टेंशन फिक्र ना रहे, कौन आया कौन गया कौन क्या कर रहा है, इसको पढ़ रहे हैं, इस पर दिमाग लगाने से कहना क्या चाह रहा है, तो फिर याद ना रहता कुछ। खैर बहरहाल, तो हमको कंसंट्रेशन वो समझ में आता है, ध्यान लगाना। हाइयर ध्यान से लोअर ध्यान मतलब क्या? हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन समझ में ना आया मुझे? बोलो बोलो भाई, किसी बार समझ में आया? लड़की डिफाइन कर रही है डिफ्यूजन को, और कुछ हद तक सही भी कर रही है, मैं उसको गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टर्म समझना चाह रहा हूँ। उसने कहा सॉलिड लिक्विड या गैस का उसके हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होता है ना, उस फ्लो को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। सही बोल रही है गलत बोल रही है? सही बोल रही है। चलिए, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? बोल बेटा, तू ही बोल लो, कोई बोल ही ना रहा। कंसंट्रेशन का मतलब, जैसे बताओ ना भाई, कुछ तो पता होगा ना, बता, बस रट लिए। कंसंट्रेशन किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ ज़्यादा हो उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। अच्छा, ये भी आज ही पता चली मुझे, मैं तो बोल तो रहा हूँ, मैं तो ध्यान लगाना समझता था, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, सुनना सुनना, ध्यान से सुनना बात को। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, इसलिए बोलते हैं पढ़ाई पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। एक पाइप लिया, लिक्विड भी बोली थी, तो हम पानी डाल दिया इसके अंदर, पाइप में पूरा टॉप तक, मान ले 1 गिलास पानी डाला, पाइप भर गया।
इसके बराबर में इधर एक टब रखा, 10 गिलास पानी डाला, लिख भी देते हैं 10 कप वाटर, लिक्विड है, फ्लो किया इस हाइट तक, अब पानी यहां इस हाइट तक, इसमें कितना पानी है? ज्यादा पानी कहां? टब में। एक छोटा सा छेद किया और उसको पाइप से जोड़ दिया, टब में छेद किया, इसमें छेद किया और पाइप लगा दिया। पानी कहां से कहां जाएगा? मैं पूछना चाह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं पूछना चाह रहा हूं, पाइप टू टब या टब टू पाइप? कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि टब से पानी जा रहा हो पाइप में, चल पाइप थोड़ा लंबा है, कोई कहेगा जगह ना था, पाइप और लंबा है, एक पाइप और जोड़ दिया ऊपर तक, ये खाली पाइप है, ये भरा हुआ है। हाँ, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पाइप से टब में जाएगा। सब लोग इस बात पे इत्तेफाक रखते हैं? प्रैक्टिकल ऐसे ही होता है क्या? प्रैक्टिकल तो ऐसे ही दिखता है। कहाँ है ज़्यादा रे अमाउंट, कंसंट्रेशन? तो ये बात तो गलत बोल रही है, इसका मतलब ये, या तो ये गलत बोल रही है, वो तू गलत समझा है। कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहा है ज़्यादा, यही समझा है, तो ज़्यादा तो ये है रे, और बोली है हाई से लो। मतलब गड़बड़ पढ़ा है, ये बात तो तय हो गई। तुझे खुद से बता, फील हुआ कि नहीं हुआ? गलत सलत पढ़ के आए। कंसंट्रेशन हाइट को कहते हैं बेटा, खेल ये है, कंसंट्रेशन इज हाइट। उस वक्त तक फ्लो होता रहेगा जब तक हाइट बराबर ना हो जाए। यहां से पानी निकलेगा, इसमें जाएगा, इसका हाइट कम होगा, इसका हाइट धीरे धीरे बढ़ेगा। उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा जब तक हाइट बराबर, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो जो खुद ब खुद हो, पहली बात हम नहीं करवा रहे हैं, खुद ब खुद हो, पहली बात डिफ्यूजन के लिए या फ्लो के लिए टेंडेंसी क्या है? खुद से हो, अपने आप ऑटोमेटिकली, हम नहीं कुछ कर रहे हैं भाई। ये मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि खुद ब खुद वो कर रहा है काम। तो डिफ्यूजन अपने आप होता है। अपने आप होने वाले प्रोसेस को हम लोग साइंस की ज़बान में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस, खुद से हो, ऑटोमेटिक। हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद से हो रहा। पानी बस यहाँ पे गिरा दो, खुद से बह के चला जाएगा, हम नहीं कर रहे। तो स्पॉन्टेनियस पहली बात। तो डिफ्यूजन इज क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और कहाँ से कहाँ होगा? हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। हाइयर कंसंट्रेशन किसको कहेंगे? जो ज़्यादा हाइट पर हो। अमाउंट नहीं, अमाउंट नहीं, कभी ना, नहीं, गलत फहमी पाले हुए लोग। अमाउंट को कह रहे हैं, अमाउंट को नहीं कह रहे, हाइट को कह रहे हैं। जो ऊंचाई पर है वहाँ से नीचाई पर खुद ब खुद आएंगी चीज़ें ऑटोमेटिकली। कब तक आएंगी? जब तक दोनों की ऊंचाई बराबर न हो जाए। बुझा ये बात? नहीं बुझा? समझ में आ रही बात? इसी ऊंचाई को हाई कहते हैं। तो कहीं पे कहा गया ना कि ज़्यादा गर्मी है, मीन्स हाई टेम्परेचर, गर्मी कम है, लो टेम्परेचर। तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आती है। लेकर आया स्टाफ एक कप चाय, गरम गरम थी, रख दिया हम। कप के बाहर का टेम्परेचर कम था, मतलब लो हाइट पर है। टेम्परेचर का जब बनावेंगे ग्राफ तो कहेंगे लो पर है ग्राफ, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कब का टेम्परेचर? 50 डिग्री। तो हाई हो गया। कब की गर्मी एटमॉस्फेयर में आवेगी और फैलेगी। धीरे 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 चाय ठंडी हो गई। समझ में आ रहा है? तो हाई की बात हो रही है। हाई को हाइट समझिए, या आप कहिए कि हीट ज़्यादा है। अमाउंट नहीं, गर्मी, हीट ज़्यादा है। अरे समझ में आ रही बात? तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा, हाई हाइट से लो हाइट की तरफ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। खुद ब खुद ये कुदरत का निज़ाम है। दौलत वाले ज़कात दें, फ़कीर नहीं देगा बादशाह को, ये है।
कुदरती तौर पे अल्लाह ने जिसको ऊपर रखा है वही नीचे वाले का ख्याल रखेगा, वो देगा, ऑटोमेटिकली देना है, तभी काम चलेगा। तो कब तक देते रहो? जब तक सब बराबर ना हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का स्टेट है। खैर, कहने की बात ये है कि बात चली थी यहाँ, उस पर बता दिया। अब सुन रहे, अब सुन। अब ये बात मुझे बता, ये बात पढ़े कहाँ है कि डिफ्यूज़न में सॉलिड पार्टिकल भी जाता है। मैंने सुना नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने नहीं सुना इसलिए पूछ रहा हूँ भाई। टर्मिनोलॉजी का खेल है बेटा। जिसने ये पढ़ाया है, जहाँ भी पढ़ाया है, गलत पढ़ाया है, जो भी हो, हम काहे ना हो। अगला सवाल सुन लेना फिर बोलना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड लोकोमोशन? थोड़ी सी बायोलॉजी आती है इसलिए टर्मिनोलॉजी खेल गए। एक अच्छा स्टूडेंट वही, उसको सब आना चाहिए। उस तरह से एक अच्छा टीचर वो है जिसको सब आना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड डिफ्यूजन? अब बोलेगा कि बायोलॉजी में है लोकोमोशन, ये कौन बात हो गई भाई? सॉलिड चीज जब मूव करती है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे तो नाम लोकोमोशन है, डिफ्यूजन नहीं है। प्लांट, एनिमल लोकोमोशन करते हैं, मैं लोकोमोशन कर रहा हूं, इसको डिफ्यूजन नहीं कहेंगे, इसको डिफ्यूजन नहीं कहेंगे। अरे समझ रहा है? क्योंकि मैं अपने आप नहीं हिल रहा हूं, खुद से नहीं कि यहां पर थी और फैल गए, कुछ पते नहीं है, कोई हमारा मकसद है। अगर इंटेंशनली, इरादे के तहत मूव किया जाए तो लोकोमोशन, इंसान फूड या एनिमल फूड के सर्च में लोकोमोशन करता है इंटेंशनली, कि मेरा ही काम है करना है। दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। हवा को अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया है, उसको बस दिखता है, लो कंसंट्रेशन चला जाता है, उसका कोई इरादा नहीं है। तो जो खुद से इंटरनल प्रॉपर्टी है वो ये आपके कंट्रोल से बाहर है। लोकोमोशन हमारे कंट्रोल में है, मन किया तो मूव किया, वरना रुके हुए। अरे बोलना, वहां पे आदमी नहीं है, मेरे पास तो है, हम तो हैं, तो हम आधे आधे हो जाए। दिस इज डिफ्यूजन, इक्विलिब्रियम। कहीं पर आबादी 500 की है, कहीं पर पूरा वीराना है, डिफ्यूजन हो जाओ। मैंने कहा डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद ब खुद होगा। हम नहीं करते ऐसा। और हम क्या, कोई भी सॉलिड चीज ऐसा नहीं करती। पड़ा हुआ, कहीं पे चट्टान है, कहीं पे खाई है। एयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ, लॉजिकल पर बोल तो रहे हैं माँ, सॉलिड नहीं होगा। हाँ, उसमें उस डिफिनेशन में करेक्शन ये करना है कि द फ्लो ऑफ लिक्विड and gas particle from its higher concentration to lower concentration is called diffusion। नहीं समझा? सॉलिड नहीं बोलेंगे कभी नहीं, क्योंकि सॉलिड का तो मैंने पहले बोल दिया भाई, उसके अंदर तो फ्लो टेंडेंसी होता ही नहीं है, वो तो रुका हुआ है, रिजिड है, वो कहाँ फैला। तो जो फैलता है हाई से लो की तरफ, उसी को कहते हैं। हाई से लो का मुराद एक ये भी हो गया कि पानी यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पे हाइट 0 है, यहाँ पे कुछ तो होगा 2-4-5 सेंटीमीटर, तो बहेगा फर्श पे, पूरा फैल जाएगा। सॉलिड चीज़ नहीं फैलती बेटा, चीनी नहीं फैलता, चीनी को रख कर देखना, नहीं फैलेगा। तो सॉलिड नहीं बोलेंगे कायदे से। लोकोमोशन अलग चीज़ हो गई, डिफ्यूज़न अलग चीज़ हो गया। हाँ ना, बोल जल्दी से। लास्ट एक बात सुन ले, ऑस्मोसिस का है, ये भी सुना होगा, ये भी पढ़ा होगा कभी ना कभी। ऑस्मोसिस सुना है? ऑस्मोसिस नहीं सुना है? ऑस्मोसिस ई का है, ऑस्मोसिस का है। अच्छा, घर में आरओ किसके किसके हैं? आरओ का होता है। ऐसे ही दिमाग में आ गया सवाल, आरओ जिसके है बतावे, आरओ क्या है? आरओ फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। शाबाश, इसलिए ऑस्मोसिस पूछना चाह रहे थे कि ऑस्मोसिस पता होगा तब ना रिवर्स ऑस्मोसिस पता होगा। ये जब तक ऑस्मोसिस नहीं पता, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं पता। आरओ का पानी
आरओ का पानी छोड़ दे पीना, सबसे फायदे में रहेंगे। वो जो पढ़ावेंगे तो बतावेंगे क्या छोड़े। सबसे खराब चीज आरओ का पानी है। आरओ का पानी सबसे बेकार, वाहियात। तब ना भूसा बढ़ गया दिमाग में आरओ का पानी पी पी के। वेस्टेज, कुछ ना है उसके अंदर, नो मिनरल्स, बेकार पानी, मेरी नज़र में वाहियात पानी। हम तो कभी इस्तेमाल नहीं करने को कहते हैं। उससे अच्छा पानी बॉयल करो, सूती कपड़े से छान लो बहुत ज़्यादा अगर है तो, और वो पानी पिए। आरओ लगाने वाले सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग पैसा खर्च करके जहर खरीद रहे हैं और खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है गधे ही पैदा होंगे, अकल वाले थोड़ी पैदा होंगे। अकल वाले तो कुआं का पानी पीते थे, जहाँ मिनरल्स था तो दिमाग चलता था। अब नहीं चल रहा है, क्योंकि पिएंगे पानी आरओ का और लगावेंगे दिमाग। अब बात करेंगे नर्व कंडक्शन की और रिफ्लेक्स एक्शन की। उनको न्यूरोनल सेल के बारे में नहीं पता है, ना नोड ऑफ रेनबियर पता है, ना एक्सॉन पता है, ना डेंड्राइट पता है। वो कब बात करेंगे? खैर खैर खैर, ऑस्मोसिस भी यही चीज़ है। जैसे लोकोमोशन के लिए मैंने शर्त रख दिया इंटेंशनली सॉलिड का मूवमेंट, वैसे ही वाटर जब फ्लो करता है, क्या बोला जा रहा है? सिर्फ वाटर, वाटर में जितनी चीज़ें हैं वो नहीं, ओनली H2O। वाटर जब फ्लो करता है अपने हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। मैं समझा? वाटर जब फ्लो करेगा अपने हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न कायदे से बनाया जाए तो वाटर के अलावा जितनी लिक्विड्स है, अगर सही डिफिनेशन बताऊं तो मैं जब डिफिनेशन लिखवाता हूं डिफ्यूज़न क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस। आगे क्या भाई? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर पूरा डिटेल में बताया जाए तो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ किसका? लिक्विड अदर देन वाटर एंड ऑल गैसेस। सारी गैसेस होनी चाहिए, सारे लिक्विड होने चाहिए एक्सेप्ट वाटर। वाटर को छोड़कर बाकी सारे लिक्विड जब फ्लो कर रहे हो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कुल मिलाकर बात खत्म। स्पॉन्टेनियस है, सारे लिक्विड करेंगे वाटर को छोड़कर, क्योंकि अगर वाटर करेगा तो उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी क्वाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है बात को? अरे ना समझ पा रहा? समझ गया कि नहीं समझ गया? तो वही बात है भाई, ये जो अभी मैंने पाइप बनाया था और फ्लो करवा रहे थे, दिस इज ऑस्मोसिस। क्योंकि वाटर बोला था, वाटर के अलावा अगर कुछ रखते, मिसाल के तौर पे दूध, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, तो कहते कि डिफ्यूज़न हुआ है, डिफ्यूज़न हुआ है अदर देन वाटर। समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा? अरे बोलना। तो क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हुआ? उल्टा काम हो गया। यानी जहाँ पर पानी कम है वहाँ से उधर जाएगा जहाँ पानी, इसी को तो कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में कहा जा रहा है जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी, अभी वहाँ उल्टा हो रहा है, जहाँ पानी कम है वहाँ से पानी जाएगा उधर जहाँ पानी ज़्यादा है। यही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। किसी दिन डायग्राम बना के समझाएंगे, तो उससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाया पड़ेगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बीच की लेयर होती है, वहाँ से जाता है, होल होता है, पोर होता है। खैर हटा, बस इतना जान के डिफ्यूज़न होता है। और ये सवाल बड़ा अच्छा आता है कि मैं कंक्लूज़न निकाल रहा था, तो मैं सुनिए क्या बोलूँगा। डिफ्यूज़न को मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आगे लिखूँगा आर क्या है, एस एल जी। मान लिया आर डिफ्यूज़न है। आर क्या है? किसका ज़्यादा किसका कम। दिस इज द ऑर्डर।
अभी तक सब में देख गैस ही जीत रहा है या ज़्यादा हो रहा है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे स्पीड हो, चाहे स्पेस हो। अरे बोलना। जहाँ आर बराबर कहलाएगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न। रेट ऑफ, समझा नहीं समझा? रेट का मतलब समझ ले आम भाषा में स्पीड। रेट का मतलब समझ ले स्पीड, यानी फ्लो करने की स्पीड गैस की सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड की, उसके बाद। मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर लाए कोई परफ्यूम, प्रेस किया। कहाँ पे प्रेस किया है? यहाँ पे। मुझे लगा कि बस मेरे तक ही स्मेल आवे, अपनी तरफ करके स्प्रेस कर लिया, बस मेरे तक आवे। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखा हम, पूरे रूम में फैल गया। दिस इज डिफ्यूज़न, कि जहाँ पर नहीं है वहाँ भी चला जाएगा फैल कर। मार्कर को ड्रॉप कर देंगे, जैसे उसको प्रेस किया था और सोचा था उड़ा रहे हैं, इसको ड्रॉप करेंगे, मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बस नीचे आएगा, वहाँ तक नहीं जाएगा। पानी को प्रेस करेंगे तो हो सकता है वहाँ तक ना जाए, उसका असर यहीं पे ख़त्म हो जाए। यानी बहुत लंबा रास्ता वो तय करेगा जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कम समय में बहुत दूर तक फैल गया। गैस पार्टिकल मैंने बताया था रैंडम मोशन करता है, हर तरफ जाता है, पूरा फैल जाता है, तब तो इसका अमाउंट चेंज होता है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि स्पीड डिफ्यूज़ होने की, फैलने की, चले जाने की, बहने की, इसके अंदर। समझ में आया? तो फ्लो टेंडेंसी को फ्लूइड क्यों नहीं कहते, समझ में आ रहा है? बेवकूफ़ के नाहित फ्लूइड सिर्फ लिक्विड कह पाते हैं, फ्लूइड गैस को ना कहे हैं। तो सही लफ्ज़ फ्लो टेंडेंसी मीन्स डिफ्यूज़न, बहने की कैपेसिटी, बहेगा। फ्लूइड बोल देंगे तो खाली लिक्विड समझ में आवेगा, लिक्विड का दूसरा नाम फ्लूइड है, इंक है, ये सब एग्जाम्पल में आते हैं। खैर बारह, इतनी बात समझ में आ गया, कौन फ्लूइड होगा कौन क्या होगा? अरे बोलना, पक्की बात है। तो ये सारा का सारा कंक्लूजन का पॉइंट था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, देख लिया कि प्रेशर का असर किस पे प्रेशर का असर नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज 3 स्टेट्स। अब बता, इसमें कुछ पूछना हो कि सॉलिड किसको कहेंगे, लिक्विड किसको कहेंगे, गैस किसको कहेंगे, या जितनी प्रॉपर्टी मैंने बताई एक एक करके, उसको समझने में कोई दिक्कत आ रहा है? अरे बोलना रे, कोई दिक्कत ना? हाँ, काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? हाफ mv²। हाँ, मतलब क्या हुआ, जब भी कोई चीज़ मूव करेगी तो वो एनर्जी से करेगी। हम मूव कर रहे हैं तो एनर्जी से कर रहे हैं, तो जो एनर्जी मूवमेंट करवा दे उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। जब मूवमेंट कराने की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो हम एक जगह जाके रुक जाएंगे। जैसे एक बॉल है, उसको हमने फोर्सफुली फेंका, तो हमने जैसे ही फेंका हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दे दी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से आती है, मूवमेंट। अब जब तक स्पीड है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जैसे ही स्पीड कम होने लगा काइनेटिक एनर्जी खत्म होने लगी। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड से आती है। जैसे एक्सेलरेशन देते हैं हम गाड़ी को, तो एक्सेलरेशन से काइनेटिक एनर्जी आती है और उससे गाड़ी बहुत तेज़ी से निकलती है, क्योंकि सारा काम जो हो रहा है, काम वो एनर्जी से हो रहा है। तो वो काइनेटिक एनर्जी ही थी जिसने पार्टिकल को तेज़ी से मूव कराया, और जैसे ही स्पीड कम होने लगी काइनेटिक एनर्जी भी कम होने लगी, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी, लास्ट में स्पीड रुक गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो गई, इसलिए वो स्टॉप में आ जाता है। तो जो स्पीड वाली एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक का मतलब ही स्पीड है या चेंज है, बदलेगा पोजीशन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर एनर्जी है एक जगह, वही कन्वर्ट होता रहता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है।
तो स्टोर एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होती है और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। डिटेल में बहुत कुछ है इसमें, और रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिस्ट्री के टर्म में बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, बहुत कुछ डिटेल में है, फिर जाकर तब समझ में आएगा। लेकिन फ़िलहाल आप अभी इस लेवल पे सिर्फ इतना ही जाने, काइनेटिक एनर्जी मीन्स वेलोसिटी, मूवमेंट, जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। समझ आना, समझा? और कुछ आ गया समझ में? अच्छा, अभी प्रोसेस पे ना आते हैं, अभी क्लासिफिकेशन को समझा देते हैं। हमें जो पढ़ना है वो तो खैर इतना ही पढ़ना है, लेकिन हम 9-10 में खाली एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ाते। स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ रहे थे। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के मेनली 3 पढ़ाए। सॉलिड बता चुके, पार्टिकल करीब करीब होंगे, लिक्विड फ्लो वाली टेंडेंसी, डिफ्यूज़न, गैस के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा है ना। सॉलिड कितने प्रकार का होता है, अब ये है खेल मज़ेदार, कोचिंग में पढ़े का ही फ़ायदा, खाली किताब पे थोड़े रहेंगे, उससे तो ज़्यादा हमें पता है। सॉलिड कितने तरह का, तो कहेंगे 2 प्रकार का, सब 2-2 प्रकार के होते हैं। सॉलिड के प्रकार का, एक का नाम है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये है मज़ेदार चीज़, ये जानिए। सॉलिड 2 तरह के, एक का नाम क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक का नाम, दूसरे का नाम एमॉर्फस सॉलिड। ये याद होना चाहिए। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। वन इज क्रिस्टलाइन, अनदर इज एमॉर्फस। अब ये खेल बड़ा मज़ेदार हो गया, किसको क्रिस्टलाइन किसको एमॉर्फस। अच्छा, पहले टाइप याद करवा दे। तो सॉलिड 2 प्रकार के, एक को कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड। वो तमाम प्रॉपर्टी जो सॉलिड वाली है इनमें भी होगा, डिफरेंस अभी थोड़ी देर में देखेंगे। लिक्विड भी 2 प्रकार का, लिक्विड भी। अच्छा, लिक्विड को थोड़ी देर के लिए मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन। क्या लिख रहा हूं? जैसे चीनी पानी का घोल तैयार कर दिया, पानी भी लिक्विड है, और जो घोल बना, शरबत बना, वो भी लिक्विड है, पता ही होगा। चीनी को ज़बान पे रखेंगे तो फील होगा, या रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन होगा ज़बान पर, दांत तले दबाएंगे तो कट की आवाज़ आवेगी, बाकी मीठा तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब उसी चीनी को पानी में घोल कर अच्छे से शरबत बनाकर पिएंगे तो ज़बान पर घिसेगा भी नहीं और दांत तले आवाज़ भी नहीं आएगी। इसका मतलब चीनी भी लिक्विड बन गया, डिज़ोल्व कर दिया गया। तो हम लोग सॉल्यूशन को लिक्विड मानकर चले। तो लिक्विड बोलो या सॉल्यूशन बोलो, के प्रकार का? एक कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन, और एक कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी लिक्विड 2 प्रकार के हो गए, आइडियल लिक्विड, नॉन आइडियल लिक्विड। आइडियल नॉन आइडियल, आइडियल नॉन आइडियल। गैस भी बेटा 2 प्रकार के, इसका भी वही नाम, आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस, यानी सेम नाम है गैस के क्लासिफिकेशन का और सेम है लिक्विड का या सॉल्यूशन का, सेम नाम। आइडियल किसको कहते हैं? परफेक्ट को, जिसमें कोई दोष ना हो, जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, अपने हिसाब से,
अपने हिसाब से अल्लाह ताला, आइडियल, वैसा कोई नहीं, नो वन लाइक हिम। इंसानों में बात करें, प्रॉफिट मोहम्मद आइडियल ज़ात, वैसा कोई नहीं। बाकी सब में कुछ ना कुछ कमियां, चाहे वो सहाबा ही क्यों ना हो या दूसरे ही नबी क्यों ना हो। प्रॉफिट परफेक्ट आइडियल, बाकी सब नॉन आइडियल, बोलना रे। लेकिन 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 जब हिस्ट्री में जाएंगे तो लगेगा कुछ खताएँ, कुछ गलतियाँ रसूल से भी हुई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह इज़ परफेक्ट, नो वन लाइक हिम, उन जैसा कोई नहीं, कोई भी नबी नहीं। तो बाकी सारे जितने नबी हैं, जितनी आदम की औलाद है, सबका हुआ हर नॉन आइडियल ही रियल में है, हकीकत में। मतलब रियल का मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस हो, हाथ मुंह नाक कान हो। अल्लाह का हाथ नाक मुंह कान नहीं है, एग्जिस्टेंस है अल्लाह की। तो रियल गैस कहिएगा, रियल गैस। नॉन आइडियल इज रियल, जो हकीकत में हो। आइडियल एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रियल सॉल्यूशन, तो आइडियल होगा या रियल होगा, आइडियल होगा या रियल होगा। तो नाम ज़रूर याद रखिएगा। सॉलिड दो तरह के, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन, लिक्विड और गैस दो तरह का, रियल और आइडियल। रियल जो हकीकत में हो रहा है, आइडियल एक कॉन्सेप्ट है, कि वैसा होना चाहिए लेकिन वैसा है कोई नहीं। यानी कहीं ना कहीं कमी इसमें भी है, गैस में भी कमी है। गैस आइडियल कोई नहीं है, सॉल्यूशन आइडियल जो है हकीकत में वो रियल है। यहाँ भी जो गैस है हकीकत में वो, तो ये हम देखेंगे कि भाई गैस कितने तरह का, सॉलिड कितने तरह का, लिक्विड कितने तरह का, सब दो तरह का। तो इनके बारे में दो तीन लाइन ज़रूर लिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक सवाल फिर से वही जो मुझे याद आ रहा है, मैंने आपसे कहा था चौथा और पांचवा स्टेट पढ़ कर आइएगा, बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लास तक उस तक पहुंच जाएंगे, चौथे और पांचवें स्टेट्स ऑफ मैटर पर, कि वो क्या है। क्लियर?